बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके ट्रेंड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ केटायन। बेसिकली हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है कि किसी भी एक एटम के जो वैलेंस शेल है उसमें मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नॉन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो जो एटम है वो भी किस स्टेट में होना चाहिए, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। मतलब ये है कि इवन अगर आपके पास कोई मेटल है और वो सॉलिड है तो हमें सॉलिड स्टेट में उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करना। अगर कोई एलिमेंट है वो लिक्विड में है तो हमें उसे लिक्विड में से इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करना, बल्कि लिक्विड को और सॉलिड को पहले हमें गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट करना है, देन उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है वर्ड्स में, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर इसके यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी बुक में जैसे उसने लिखा हुआ है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी एटम ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूनिट दिया है कि किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें यहाँ वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है ये वाली, ये एक एटम से रिमूव करने के लिए एनर्जी नहीं है, बल्कि 1 मोल कैल्शियम के एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है कि कैल्शियम, यहाँ पे आप लोग देखें इसके साथ नीचे जी लिखा हुआ स्मॉल, इसका मतलब है गैस, मतलब गैसियस स्टेट में है कैल्शियम, सॉलिड नहीं है। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम प्लस में। क्यों कन्वर्ट हुआ कैल्शियम प्लस में? क्योंकि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज कर देता है कोई एटम तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, कैटायन बन गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी प्रोसेस के अंदर वो कितनी है, IE आयोनाइजेशन एनर्जी को शो करता है 1, इसके साथ लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा है आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 494 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट उसने बात की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरूरी नहीं कि हमारे पास हर एक जो एटम है उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सो अगर एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उस जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। सो हमारे पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो पॉसिबल है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस कैटायन। अब जैसे यहाँ पे ये एक पहले गैसियस कैटायन बना हुआ है, 1+ चार्ज इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है। इस वजह से हमने यहाँ पे चूंकि फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज बननी थी, इसलिए हमने वहां पे IE1 लिखा और यहाँ पे IE2 लिखा। तो ये क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। और इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो वो कितनी है, 1150 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन मैंने यहाँ पे शो किया है कि कंपैरिजन ऑफ द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। सक्सेसिव का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब वन आफ्टर अनदर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड होगी, फिर फोर्थ होगी। तो ये क्या है, सक्सेसिव वैल्यूज। अब अगर हमारे पास किसी भी एक एलिमेंट है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर तीनों के तीनों रिमूव कर दिए जाएं तो 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज आ जाएंगी। अब उनकी वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जाए तो क्या ये वैल्यूज इक्वल हैं या किस ट्रेंड में है? तो ट्रेंड ये कहता है कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकंड होती है, फिर फर्स्ट होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो IE1 की वैल्यू है वो कितनी है, 494। और ये जो IE2 की वैल्यू है उसी एटम या उसी एलिमेंट के एटम में से वो कितनी है, 1150, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है अगर
हमारे पास एल्यूमिनियम होता, उसकी तीसरी हम वैल्यू लिखते तो वो तो ट्रिपल से भी ज़्यादा होती। इसका मतलब है जितनी जितनी हायर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होती हैं वो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी के डबल से भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये ट्रेंड अक्सर एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आयनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड क्या होता है, तो ये ट्रेंड आपने याद रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें पहला फैक्टर उसने डिस्कस किया है आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी बढ़ती है, और इनवर्स का मतलब क्या होता है एक चीज कम हो दूसरी बढ़ जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन इसका मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, किसी भी एटम का या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। तो साइज के साथ इनवर्स रिलेशन, जितना एटम छोटा होगा न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर एटम का साइज बड़ा है, होल्ड कम होगा न्यूक्लियस का, तो कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। ये 1/, साइज ऑफ एटम और आयन लिखा हुआ। थर्ड फैक्टर उसने क्या डिस्कस किया है, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन सिर्फ अभी तक आप लोगों ने इतना याद रखना है कि हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या जो न्यूक्लियर पुल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसे कम कर देते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। दैट इज नोन एज द शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट का इनवर्स रिलेशन है विद द आयनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उतना ही न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होती है। तो इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट फैक्टर जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये जरा समझने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में उसने क्या कहा हुआ है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं, जो फिल्ड होते हैं वो भी मोर स्टेबल होते हैं, और जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या सब शेल होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास किसी भी हम लोग पीरियड में जाते हैं या पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो जो आखिरी ग्रुप है नोबल गैसेस का, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और क्यों ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उनका लास्ट सब शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, नोट डाउन करें कि व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी हाई। तो इसका आंसर सिर्फ क्या है, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या बिकॉज ऑफ द कंप्लीट सब शेल या कंप्लीटली फिल्ड सब शेल, द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द नोबल गैसेस आर वेरी हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नियॉन को शो किया है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, ये नोबल गैस का एक मेंबर है। इसकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने इस तरह से अलग करके से बनाया है, आपकी बुक के ऊपर 2px 2py 2pz को उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ वर्ड में, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इस तरीके से एक ब्लॉक बनाया है और उसके 3 बॉक्सेस बना दिए। तीनों क्या है, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है px py pz, ये तीनों कंप्लीटली फिल्ड है। अब एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर इस तरीके से हो तो हम क्या कहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो नोबल गैसेस में क्या होता है कि इनका जो आखिरी शेल होता है उसका जो सब शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं और कंप्लीटली फिल स्टेबल होते हैं। अब दूसरा उसने बात की है कि जो हाफ फिल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द पार्शियली फिल। ठीक है, जिसमें उसने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर किया, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत लिखी है आपकी बुक के ऊपर, उसने लिखा है 1s2 2s0, तो 2s0 नहीं 2s2। ठीक है, और साथ में क्या है वही 2p, और उसमें क्या है हर एक बॉक्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया कि हर एक जो बॉक्स है उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर बॉक्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसे कहते हैं हाफ फिल। ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी जो सब शेल है हाफ फिल होता है, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के केस में ये हाफ फिल नहीं होता बल्कि पार्शियली फिल होता है। इनमें से क्या एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो है वो क्या है उनके अंदर एक एक है। आप इसे कहते हैं पार्शियली फिल। पार्शियली फिल जो है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हाफ फिल और फिल। तो नोबल गैसेस में फिल्ड होता है, नाइट्रोजन में हाफ फिल है, इसलिए इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। लास्ट उन्होंने फैक्टर डिस्कस किया है वो स्पिन पेयर रिपल्शन या इफेक्ट ऑफ पेयरिंग। उसने क्या कहा है कि हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जब ये एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। पेयर का मतलब क्या है, वो जोड़ा बन गए हैं। अगर ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि एक एटम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है,
दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से, हमने पहले जो कहा कि हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल है हाफ फिल से, तो उसकी वजह यही है कि इसमें चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इसमें क्या है, सारे अनपेयर्ड हैं। आपकी बुक के ऊपर उसने इसे स्पिन पेयर रिपल्शन का नाम दिया और कहा कि रिपल्शन होती है, बेसिकली रिपल्शन नहीं होती, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में आ जाएं तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट जब मूव करते हैं, एक दूसरे की जो हमारे पास स्पिन होती है उसे कैंसिल करते हैं, वो स्टेबल हो जाती है। मतलब जब भी कोई दो चीजें पेयर हो जाती हैं तो स्टेबल हो जाती हैं। तो आप ये समझ लें कि चूंकि ये पेयर बन चुके हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये स्टेबल हो गए हैं, ये अकेला अकेला काम कर रहा है तो ये अनस्टेबल है। याद रखिएगा जिन सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जिनके अंदर पेयरिंग नहीं होती। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं वेरिएशन इन पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप की, हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज करता है, साइज ऑफ एटम जो है वो भी डिक्रीज करता है। तो सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। अगर पीरियड की बात करें तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। रीजन क्या है कि टॉप टू बॉटम हमारे पास जो सारे फैक्टर्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है, साइज है, ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ये था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से कॉन्सेप्ट और इसके फैक्टर्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।